नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल ज्ञान ज्योति पर। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है वो अभी अगले महीने हो रहा है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमने लाए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि स्टडी तो करते हैं लेकिन रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन ज़रूरी होता है। तो जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस पर हम फोकस देने वाले हैं यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारी प्रैक्टिस है वो, अगर जवाब आते हैं तो दीजिए, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गलती से हो गया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, और देखिए एक है कि सब टॉपिक्स जो है ना वो सब टॉपिक भी ऊपर दिए हैं। आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का सब टॉपिक भी यहाँ ऊपर दिया हुआ है। उसके अनुसार हमने जो है वो क्वेश्चंस निकाले हैं। तो रोल ऑफ टीचर में, टीचर एप्टीट्यूड में ये जो रोल ऑफ टीचर है ये भी एक कंसेप्ट है, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। हालांकि ये सारे सवाल रिपीट मतलब पिछले साल आ चुके हैं, PYQ के स्वरूप में हम ये ले रहे। तो पिछले या फिर इस पिछले 5 सालों से जो एग्जाम है उसमें से ही ये क्वेश्चंस जो है लिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इन द लर्निंग प्रोसेस। कि जो हमारे टीचर है उनका लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है प्राइमरी रोल। तो देखिए, फर्स्ट वन इज अ फैसिलिटेटर, इंस्ट्रक्टर, कंट्रोलर या इवेल्युएटर। तो क्या रोल होता है फैसिलिटेटर, इंस्ट्रक्टर। इस हिंदी में हम देखते हैं कि अधिगमन प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। जब टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को तो उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है। फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदान करना, टीचिंग नियंत्रण कंट्रोल करना या मूल्यांकन करना। तो थोड़ा जवाब जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कंट्रोल भी तो करते हैं, एवेलेट भी तो करते हैं बच्चों को टीचर, लेकिन फिर असली रोल क्या है। तो असली रोल है फैसिलेटर का। ठीक है, रोल है फैसिलेटर का। तो फैसिलेट करना, बच्चों को एक दिशा देना, ये काम जो है वो टीचर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक इन टीचिंग, है ना। टीचिंग करने के बाद जो हम फीडबैक देते हैं उससे आधारित ये क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस तरह का जो फीडबैक होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो पॉजिटिव, निगेटिव, कंस्ट्रक्टिव या डिले, सकारात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक या विलंबित। क्या क्या लगता है आपको? थोड़ा सोचने के बाद हमें जवाब आ सकता है। देखिए, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। फीडबैक निगेटिव हम बच्चों को कैसे देंगे? बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अगर वो गलत भी जवाब दे तो हमें उस पर पॉजिटिव ही फीडबैक जो है, अच्छा ही फीडबैक जो है वो देना पड़ता है। लेकिन हमारा फीडबैक जो है वो कैसा रहना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव, है ना। हर बार हम पॉजिटिव दें ये भी जरूरी नहीं। जो सही है उसका, जो गलत है उसको सही करके, अगर सही हो तो उसको इम्प्रोवाइज करके हमें बच्चों को बताना होता है। तो जवाब रहेगा कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक। आगे चलते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब तो ज़्यादा हुआ है, जैसे कोरोना गया है तब से तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हम टीचिंग में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्राइमरी जो है वो क्या जो है उद्देश्य क्या है। टू रिप्लेस टीचर, टू फैसिलिटेट लर्निंग, टू entertain student, टू कंडक्ट एग्जाम। सो क्या हो सकता है? शैक्षणिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य है टू फैसिलिटेट लर्नर, है ना, उनको सुविधाएं प्रदान करना। और अच्छे से, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें फैसिलिटी दे रहा है ना। हम पढ़ रहे हैं उससे और अच्छा हो रहा है। तो बेसिकली काम जो है, देखिए, एग्जाम कंडक्ट करना इतना छोटा जो है हमारा एम नहीं होता। इंटरटेन तो वो घर पे भी होते देख के। रिप्लेस टीचर नहीं, तो नहीं भी सही जवाब आया तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें जो नेगेटिव है या फिर जो हमें लगते नहीं है कि ये हो ही नहीं सकते जवाब, इसको एलिमिनेट करके, तो एलिमिनेट जो प्रोसीजर है वो करके भी हम
जवाब दे सकते हैं। तो फैसिलिट अधिगमन को सुगम बनाना, मतलब लर्निंग प्रोसेस जो है वो और बेहतर बनाना। उसके बाद आगे चलते हैं हम। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें से मतलब जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग को बेटर वे से डिस्क्राइब कौन करता है। तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है, इंटरैक्टिव एंड कंटिन्यू है, या टीचर सेंटर ओनली, या एग्जाम पर फोकस करता है। थोड़ा आप सोचिए, आपको भी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। जी हाँ, ये है इंटरैक्टिव और कंटिन्यू। इंटरैक्टिव देखिए, हम भी बचपन में पढ़े हैं तो हमें पता है, हम बोलते हैं, कुछ टीचर हमें जवाब देते हैं। तो एक क्या है, दो पारस्परिक और सतत चलने वाली क्रिया, नहीं कि ऐसे नहीं है साल में 2 दिन ही बात की या फिर 20 दिन ही बात की फिर हम शांति से कुछ कर रहे, नहीं। तो ये सतत कंटिन्यू चलने वाली है। और इंटरैक्टिव पारस्परिक, एक दूसरे के साथ बात करते करते जो है ये क्रिया चलती रहती है। टीचर सेंटर नहीं, टीचर ही बात करेंगे तो फिर स्टूडेंट अपना जो है अपने जो उनको जो लगता है वो कैसे, हाँ, टीचर को पता चलेगा, है ना। वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ना टीचर का ना सिर्फ स्टूडेंट का, और एग्जाम फोकस तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ थोड़ा इसमें हम ना थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो जवाब हमें मिल जाता है। चलिए, लर्निंग स्टाइल्स को लेके यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट कॉमन लर्निंग स्टाइल। तो फर्स्ट वन है विजुअलाइज, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, और निम्न में से कौन सा सामान्य अधिगमन शैली नहीं है। सो कॉमन लर्निंग स्टाइल नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर, क्या हो सकता है, पैसिव। ठीक है, बाकी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक ये सभी जो है कॉमन लर्निंग स्टाइल्स के भाग है, लेकिन ये जो पैसिव है वो नहीं है। चलिए, CCE एम्स टू एक्सेस, सतत और समग्र मूल्यांकन, सतत और सातत्यपूर्ण मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं, सातत्यपूर्ण और समग्र मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है, कि केवल सिर्फ शैक्षणिक कौशल्य को ही पड़ताले, शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, केवल शारीरिक फिटनेस, या केवल व्यवहारिक। थोड़ा हमने अगर इन सबको पढ़ा तो हमें ऑप्शन जो आंसर है वो अपने आप मिल जाएगा। थोड़ा प्रयास करने पर हमें मिल सकता है कि एकेडमिक जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे उसके साथ जो सह पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता है उससे स्टूडेंट जो है उसका पूरा विकास यहाँ पे किया जाता है। तो ये एम है समग्र CCE का, क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम देकर ही क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर है उससे इवैल्यूएशन होता था, लेकिन अब जो है इवैल्यूएशन का सिस्टम टोटल चेंज हो चुका है। उसमें क्या है कि बच्चों ने क्या पेपर में लिखा, इसी के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग स्टडी, मतलब होमवर्क कैसे कर रहा है वो, और प्रैक्टिकल में कितना पार्टिसिपेट कर, इन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे उसका एवेल्यूशन किया जाता है। ठीक है, सो बी क्वेश्चन उसका जवाब होगा। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक मेथड इन्वॉल्व्स, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से क्या होता है। तो मेमोराइजिंग फैक्ट्स, अप्लाइंग नॉलेज टू रियल सिचुएशंस, लिसनिंग टू लेक्चर्स ओनली, या रिपीटेटिव प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करना, केवल व्याख्यान सुनना, ज्ञान को वास्तविक स्थितियों में लागू करना, या तथ्यों को याद करना। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड, आपको कोई समस्या दी गई है और उसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा कि लीजिए ये 100 रुपये लेके आप कुछ लाइए, तो 100 रुपये का वो स्टूडेंट जाएगा, कुछ 80 रुपये का लाएगा, तो उसको ये समझ में आएगा 20 रुपीज़ जो वापस लाने हैं। या फिर उसको कोई समस्या प्रॉब्लम दी,
तो उस प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करना है। तो उसको कैसे करना होगा? तो जो उसको नॉलेज दी है, जैसे हम मैंने अभी पहले बताया कि 100 रुपये दिए, 80 का सामान लिया तो 20 वापस आएगी। तो उसको मैथ्स का हम जब सिखाएंगे, है ना, मैथ्स का जब हमको बेरीज, गुणाकार, माइनस प्लस, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो वो अप्लाई करेगा उधर, और तब जाके उसको जो है आंसर मिलेगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम दिया जाता है और वो सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें बेस्ट जो है ऑप्शन बी, अप्लाइंग नॉलेज टू रियल सिचुएशंस, ज्ञान को वास्तविक स्थितियों में लागू करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में इन्वॉल्व होता है। उसको प्रॉब्लम दिया जाता है, उसको फिर वो सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव थेरीज इन टीचिंग एम्फासिस। जो कंस्ट्रक्टिव थेरी है, सिद्धांत जो है, वो किस पर ज़्यादा जोर देती है? तो किस पे ज़्यादा जोर देती है? पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स, रोड मेमोराइजेशन, टीचर एज अ डिस्पेंसर ऑफ फैक्ट। देखिए, ज्ञान की निष्क्रिय प्राप्ति, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, याददाश्त से सीखना, शिक्षक का तथ्यों का वितरण करता होना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि ये माना जाता है कि बच्चा जो है अपने आप से, अपने विचारों से कुछ सीख सकता है। उसमें मेमोराइजेशन या फिर किसी चीज़ को रटना, ये चीज़ें नहीं दी जाती। और पैसिव ज्ञान निष्क्रिय तो से प्राप्ति होती नहीं है, उसको जो मिला है उस पर वो विचार करता है। तो ये शिक्षणार्थियों द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ठीक है, कि उसको अभी जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसको ये पता है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज बोलेगा कि फल कैसे है, फूल कैसे है, इसको क्या बोलते हैं। तो उसको जो नॉलेज है उसको अपने आप से वो और नॉलेज को लेगा सक्रिय, और वो उसमें क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव एक अप्रोच उसमें रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट में। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मेनली इन्वॉल्व्स, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट जो करना होता है टीचर को, उसमें क्या चीज़ें करना चाहिए? असाइनिंग, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, प्लानिंग लेसन, प्रिपेयरिंग नोट्स या असाइन होमवर्क्स। अनुशासन बनाए रखना, पाठ की योजना बनाए रखना, नोट्स तैयार करना या गृह कार्य। तो यहाँ पर जो आंसर है मेंटेनिंग डिसिप्लिन। इफेक्टिव क्लासरूम, देखिए क्लासरूम में आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले तो क्लासरूम में क्या मेंटेन करना पड़ेगा? डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो बच्चे सीखेंगे कैसे? ये प्लानिंग लेसन वगैरह, प्रिपेयरिंग नोट्स, ये तो बात की चीज़ है। अगर पहले तो क्या चाहिए आपका? डिसिप्लिन। तो ऑप्शन देख के भी हमें आंसर्स देना आना चाहिए। कभी कभी ये आंसर भी हो सकता है कि ना वहाँ पर वो ना यूज में आए। तो आपको ऑप्शन क्या दिए हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी कुछ दिनों के बाद आने वाली है। इस तरीके और क्वेश्चन हम लाने वाले हैं। हर एक लेसन पे कुछ क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और इसी तरह उसकी रिस्टिंग या बोलिए या फिर इस तरह एक नॉलेज आपको दिया जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी तो दिन स्टडी के गए हैं, अब आपको जो आपने पढ़ा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप फोकस करके क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अ, आने वाले कुछ दिनों में ऐसे टेस्ट आती रहेंगी, तो हमसे जुड़े रहिए और स्टडी करते रहिए, ठीक है।